हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स डू इट में। मैं हूं आपकी फ्रेंड अफसाना सिद्दीकी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम पिछले दो वीडियोस में दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। पहले में हमने यूरोपियों का आगमन देखा और दूसरे में हमने 1857 की क्रांति देखी। अब आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में कुछ ही मिनट्स की ये वीडियो होगी और इस एक ही वीडियो में हम सारे मोमेंट्स कवर करने वाले हैं। मतलब पूरा मॉडर्न हिस्ट्री लगभग एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में इसमें इसलिए इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसकी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ और एक ही चीज़ को बार बार डालना, इंक्लूड करना सिर्फ कुछ फ़ायदा नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें मैंने 1885 से लेकर 1947 तक के सभी मोमेंट कवर कर लिए हैं और इसके लिए आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई सन याद करने की टेंशन आपको नहीं होगी, कोई किसका कौन सा स्थापक था, कौन सा मोमेंट कहाँ हुआ, सब कुछ आपको इजीली याद हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ये वीडियो देखनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1885 से शुरू करते हैं। इसमें क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में की गई थी 1885 में। ये वही कांग्रेस है राहुल गांधी सोनिया गांधी वाली, लेकिन उस टाइम किसी को ये पता नहीं था कि ये इतना लंबा जाएगा और इतना आगे तक का रोल निभाएगी कांग्रेस। लेकिन खैर, उस टाइम वायसराय थे डफरिन और उस टाइम पर इसके संस्थापक थे ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और इदुल्ची बाचा। रिपीट कर रही हूँ, ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, इदुल्ची बाचा। इसे याद रखने के लिए एक आसान सी ट्रिक है कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम दादा के बच्चा ने बनाया कांग्रेस, हम दादा के बच्चा ने बनाया कांग्रेस। हम से ह्यूम याद आ जाएगा, दादा से दादा भाई नौरोजी याद आ जाएगा और बच्चा से इदुल्ची बाचा याद आ जाएगा। कांग्रेस से इंडियन नेशनल कांग्रेस है ही, ठीक है। तो इतना याद हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 बॉम्बे, ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और इदुल्ची बाचा, ठीक है। अब इसके बाद लगातार 4 साल अधिवेशन हुए तो इसके कांग्रेस के अधिवेशन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो शुरू के 4 ही हैं, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ वही इंक्लूड किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला अधिवेशन 1885 में जब बनी कांग्रेस तभी हुआ और बॉम्बे में ही हुआ। अगला अधिवेशन उससे नेक्स्ट ईयर यानी 1886 में कलकत्ता में हुआ, 1887 मद्रास में और फिर आखिर में 1888 इलाहाबाद। इसके अध्यक्षता किस किसने की देख लेते हैं। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, दूसरे की दादा भाई नौरोजी ने, तीसरे की बदरुद्दीन तैयब जी ने और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की। आप लोग टेंशन मत लीजिए कि कैसे ये सब याद होगा, ये याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो देखिए, सन याद करने की यहाँ कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि चारों सन लगातार हैं, 85, 86, 87 और 88। अब सबसे पहले हम जंगा याद करते हैं कि चारों कैसे एक साथ हुए। तो इसके लिए आप लोग इमेजिन कीजिए कि आपको कहीं से पता चलता है कि कल बॉम्ब फटने वाला है, तो आपकी ज़ुबान से एकदम क्या निकलेगा, बॉम्ब कल मदद अल्लाह, बॉम्ब कल मदद अल्लाह। तो इसको देख लेते हैं कैसे। बॉम्ब से मतलब बॉम्बे, कल यानी कलकत्ता, मदद से मैंने मद्रास को रिलेट किया है और अल्लाह से इलाहाबाद याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप देख लेते हैं इसके अध्यक्ष। देखिए, जब हमने बोला बॉम्ब तो बॉम्ब से व्योमेश चंद्र बनर्जी इजीली याद हो रहा है, दोनों रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। कलकत्ता दादा भाई नौरोजी, इसमें क्या किया मैंने, इसे याद रखने के लिए क्या किया था कि कल दादा भाई ने नाराज़ होकर कुत्ता छोड़ दिया, कल दादा और भाई ने नाराज़ होकर कुत्ता छोड़ दिया, ठीक है, याद हो गया। कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। फिर मद्रास में अगर हम ध्यान से देखें तो मदरसे की फीलिंग आ रही है। मदरसे में कौन पढ़ते हैं, मुस्लिम्स। अब इन चारों में से एक ही मुस्लिम नाम है, कौन सा, बदरुद्दीन तैयब। तो जाहिर सी बात है मद्रास में बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। इलाहाबाद से अल्लाह की फीलिंग आ रही है, अल्लाह की फीलिंग बोल लीजिए, साउंड बोल लीजिए, अल्लाह का साउंड आ रही है। तो देखिए, अल्लाह मतलब ईश्वर, गॉड। और जॉर्ज यूले, मुझे इसमें एकदम चर्च टाइप साउंड आई, तो चर्च अल्लाह मैंने ऐसे रिलेट किया। देखिए, कुछ किसी भी नाम से बुला लीजिए, अल्लाह, ईश्वर, बात तो एक ही है ना। तो चारों याद रह जाएंगे। तो अभी तक हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना देख ली, संस्थापक देख लिए और उसके अधिवेशन देख लिए, ठीक है। हम 1888 तक आ गए थे। अब यहाँ से इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स हुए हैं,
लेकिन वो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ इंक्लूड किया ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके 20 साल बाद। इसके ठीक 20 साल बाद बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। देखिए 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, उसके 20 साल बाद बंगाल विभाजन। उस टाइम वायसराय थे करजन। अब इन लोगों ने क्या किया, देखिए इनकी एक पॉलिसी हुआ करती थी कि अगर ऐसे काम नहीं चल रहा तो कैसे राज करेंगे ये, तो ये क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते थे। तो यहाँ भी इन लोगों ने यही किया कि ज़मीनी आधार से लोगों को बांट दो, लोग खुद से खुद बढ़ जाएंगे। तो इन लोगों ने बंगाल को 2 भागों में बांटने की घोषणा कर दी, पूर्व बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्व बंगाल को दक्का बना दिया, जिसे आज के टाइम पे हम ढाका बोलते हैं। पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था, अब तो आप लोग जानते ही ये बांग्लादेश का हिस्सा है। खैर, पश्चिमी बंगाल वही है अपना ममता बनर्जी वाला, कलकत्ता वाला। ठीक है, तो 2 भागों में बांट दिया। अब इस चीज़ को समझा किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अब उन्होंने बोला कि भाई देखो ये लोग क्या कर रहे हैं कि हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इनकी सुननी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनका विरोध करेंगे। इनके विरोध के लिए उन्हें अगले ही साल, उसी साल, क्योंकि जिस साल ये हुआ उसी साल विरोध किया जाएगा ना, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इनके विरोध में एक अभियान चलाया जिसे हम स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसे ये अगस्त 1905 में चलाया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया कि हम अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम खुद बनाएंगे और वही इस्तेमाल करेंगे, केवल स्वदेशी ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, हमने यहाँ तक तो कर लिया था कि भाई कांग्रेस के 20 साल बाद बंगाल का विभाजन हो गया। अब इससे अगले मोमेंट लगातार नहीं है, उन्हें याद कैसे रखें, तो मैंने इसके लिए छोटी छोटी सी बीच में ट्रिक्स डाली हुई है। अब 20 साल बाद के बाद आपको एक सिंगल वर्ड याद रखना है, एसएमएस पहले चलते थे ना, वही है, अभी भी चलते हैं। खैर, एसएमएस से पहला है क्या, स्वदेशी मूवमेंट, एम फॉर मुस्लिम लीग की स्थापना, और एस फॉर सूरत का विभाजन यानी सूरत डिवाइडेशन। ठीक है, ये लगातार होंगे नेक्स्ट ईयर ऐसे करके। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1905 में ही स्वदेशी मूवमेंट हो गया। अब देखते हैं मुस्लिम लीग। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना किस मकसद से की गई थी कि मुसलमानों के अधिकारों का संरक्षण किया जाए। अब इसके संस्थापक थे आगा खान और सलीमुल्लाह खान। कहाँ पर हुई थी, ढाका में, और इसका हेड क्वार्टर बनाया गया था लखनऊ में। ये चीज़ अक्सर कन्फ्यूजन करती है, लेकिन आप लोग को इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। स्थापना पूछे तो ढाका और हेड क्वार्टर पूछे तो लखनऊ। ठीक है, इसे याद करने के लिए मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है। 6 मुल्ला आगे आया और सबसे ढककर मुस्लिम लीग बनाया, अपना हेड लखनऊ में बिठाया। 6 मुल्ला आगे आया और सबसे ढककर मुस्लिम लीग बनाया, अपना हेड लखनऊ में बिठाया। ठीक है, आप देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। 6 यानी 1906, मुल्ला यानी सलीमुल्लाह खान, आगा मतलब आगा खान, ढक मतलब ढाका, मुस्लिम मतलब मुस्लिम लीग, हेड मतलब हेड क्वार्टर, और लखनऊ तो लखनऊ है ही। मैंने इस एक लाइन में मुस्लिम लीग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे कवर कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग को सिर्फ यही एक लाइन याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर अभी हमने देखा एसएमएस, S4 हो गया स्वदेशी आंदोलन, M4 हो गया मुस्लिम लीग की स्थापना, और S4 हो गया सूरत डिवाइडेशन, इसी को कांग्रेस डिवाइडेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उस टाइम जो थे क्या हुआ, कांग्रेस में युवा वर्ग भी थे और बुजुर्ग वर्ग के लोग भी थे। बुजुर्ग नेता क्या करते थे, अपनी बात रखते थे, बातचीत के थ्रू कोई सोल्यूशन निकालना चाहते थे। गरम दल में युवा वर्ग था, वो लोग कहते थे बातचीत करने से कुछ नहीं होगा, हमें स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 वर्ग बढ़ गए, 2 दल में बढ़ गई थी कांग्रेस, गरम दल और नरम दल। नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले जी इसके प्रमुख थे। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी वही हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है जिन्हें। गरम दल में मुख्य लीडर जो थे वो लाल बाल पाल थे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और बाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, और अगर कभी कभी पूछ लेता है कि सूरत डिवाइडेशन के संस्थापक कौन थे, तो ये पूरी जो मीटिंग हुई थी इसके संस्थापक रास बिहारी घोष थे। मैंने इसे ऐसे याद रखा था कि कांग्रेस का विभाजन भूत नहीं किया था, भूत मतलब घोष, घोस्ट मतलब घोष याद आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमने एसएमएस कर लिया कंप्लीट। अब एसएमएस के बाद जो आपको वर्ड याद रखना है वो है MDGG। MD वही होता है, MBBS के बाद जो MD होता है वही, और GG मतलब बहन, MDGG।
यानी किसी की बहन MD है, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ तो हमने नेक्स्ट ईयर मतलब लगातार थे तीनों मोमेंट। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 2-2 साल के गैप के बाद है। तो पहला 1909 में मार्ले मिंटो बिल आया। इसमें क्या कहा गया, इसमें ब्रिटिश लोगों ने कहा कि भैया देखो, अब से जो होंगे इलेक्शन अलग अलग होंगे, यानी कम्युनल इलेक्शन होंगे। हिंदुओं के इलेक्शन अलग से होंगे, मुस्लिमों के लिए अलग से होंगे। इसी बिल को हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाली पहली कील बोला जाता है। इसी ने पाकिस्तान की नींव रखी थी। देखिए, ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से 1947 में पाकिस्तान अलग से बन गया। शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी और शुरुआत 1909 मार्ले मिंटो बिल से माना जाता है। अब बात आती है कि हम भाई एकदम अगर एग्ज़ाम में आ गए तो हम सारा इस तरह से हिसाब थोड़ी ना लगाएंगे कि पहले 10 कांग्रेस फिर 10 साल बाद। तो इसलिए मैंने कहीं कहीं बीच बीच में छोटी छोटी ट्रिक भी डाली हुई है, जिससे एकदम से भी याद आ जाएगा। अब देखिए, 9 मिनटों में 9 मारे, इसकी ट्रिक है। यानी 9 मिनटों यानी 1909 में मिनटो, ठीक है, 1909 में मिनटो याद आ जाएगा आपको। आगे देखते हैं, अगला है 2 साल बाद। इसके ठीक 2 साल बाद दिल्ली दरबार 1911 में। इसके लीडर जो थे वो हार्डिंग थे। मैंने इसे ऐसे याद रखा था क्योंकि दिल्ली दरबार में बहुत बड़े बड़े फैसले किए गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट फैसला था कि भाई दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया जाए। पहले कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी ना, तो ये बहुत हार्ड फैसला था। तो ये किसी हार्डिंग ने लिया था, मैंने ऐसे याद रखा था। इसके चीफ गेस्ट थे जॉर्ज पंचम और रानी मेरी। देखिए, इसमें जो मुख्य फैसले लिए गए वो क्या थे। पहला फैसला था कि दिल्ली भारत की राजधानी होगी। 1905 वाला बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल के अब से 2 हिस्से होंगे, ऊपर वाले हिस्से को बिहार और नीचे वाले को उड़ीसा बनाया जाएगा, जैसा कि आज है। इसी के तहत 2 साल बाद 1913 में बिहार की स्थापना की गई थी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एक बात और याद रखनी है, इसी दिल्ली दरबार में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार राष्ट्रगान गाया था, ठीक है। तो इसी के तहत उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। आगे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया, तो दिल्ली दरबार में 1911 में, ठीक है। इसके ठीक 2 साल बाद हमने अभी तक क्या देखा, MD हो गया ना। अब जी फॉर पहला वाला जी जो है, इससे है गदर पार्टी 1913 में, ठीक है। गदर पार्टी 1913 में। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। और कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। अब देखिए, गदर पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या था। अब जो भारत में मूवमेंट चलाए जा रहे थे आज़ादी के लिए, देखिए ऐसे तो कोई मूवमेंट नहीं चल सकता ना, पैसा चाहिए होता है हर चीज़ के लिए, फंडिंग चाहिए होती है। अब वो फंडिंग कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगा पैसा। तो हमारे कुछ क्रांतिकारी विदेशों में रहकर इसके लिए हमारे लिए काम कर रहे थे, चंदा इकट्ठा कर रहे थे और वहाँ से पैसा भेजते थे, जिससे मूवमेंट चलते थे। उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी आज़ादी में, बैकबोन कह सकते हैं हम उन्हें, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक है, हर लाला दयालु नहीं होता, कुछ तेरा गदर भी मचा देते हैं। ये कोई बोल रहा है, हर लाला दयालु नहीं होता, कुछ तेरा गदर भी मचा देते हैं। हर लाला दयालु मतलब हर लाला हर दयाल, कुछ तेरा मतलब 1913 गदर से गदर पार्टी, याद रह जाएगा ना, इसलिए। अब इससे 2 साल बाद 1915 में क्या हुआ, गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आ गए। अब वो डेट थी 9 जनवरी 1915। ये दिन इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि इसीलिए इस दिन अप्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। साउथ अफ्रीका में आश्रम टॉल्स्टॉय में बनाया था गांधी जी ने, और गांधी जी के दोस्त जो थे वो पोलक थे, ठीक है। और एक और बात, वहाँ पर रह के जो गांधी जी कैंपेन चलाते थे वो किस चीज़ के लिए चलाते थे, गोरे काले के भेद के लिए, के विरोध के लिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा MD हो गया कंप्लीट। अब इससे आगे हम क्या याद रखें, इससे आगे लगातार होंगे जो भी स्टेप्स, जो भी मोमेंट्स होंगे या जो भी कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा वो सब लगातार होगा। अब मैंने इसे ऐसे याद रखा था कि 1915 में गांधी जी आए, 16 में सो लिए, क्या 16 में सो लिए, 17 में चंपा आई, 18 में वो चंपा से मिले, 19 में खलीफा से मिलने बाग में गए और 20 में उन्होंने असहयोग कर दिया। रिपीट कर रही हूँ, 15 में गांधी जी वापस आए, 16 में सो लिए, 17 में चंपा आई, 18 में मिले, 19 में खलीफा से मिलने बाग गए और 20 में असहयोग कर दिया, ठीक है। अब इसे डिटेल में देखते हैं। जब मैंने बोला कि 1916 में गांधी जी सो लिए, 16 से मेरा मतलब 16,
1916 याद आ जाएगा। और 16 का मतलब पहले वो साबरमती आश्रम में, ट्रैक है सिर्फ, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। साबरमती आश्रम में सो लिए कुछ देर, फिर अपने होम में सो लिए, होम यानी घर में सो लिए। और जब उन्होंने उठ के देखा कि भैया भारत की तो स्थिति ख़राब हो रखी है, तो उन्होंने बोला हमारा तो लक ही सो लिया। अब इसका मतलब क्या है, इन 3 लाइन का मतलब समझते हैं। सबसे पहले साबरमती आश्रम में सो लिए, मतलब साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई। इसी वर्ष लखनऊ पैक्ट आया, लक ही सो लिया, लखनऊ पैक्ट आया। लखनऊ पैक्ट का मतलब हुआ कांग्रेस, मुस्लिम लीग और गरम दल एक साथ आ गए। हमने पीछे देखा था कि जहाँ कांग्रेस डिवाइडेशन हो गया था, वहाँ कांग्रेस से गरम दल अलग हो गया था। तो देखिए बड़ी लड़ाई थी, सबको एक साथ आने की ज़रूरत थी, इसलिए ये तीनों एक साथ आ गए। अब मुस्लिम लीग का केस क्या था, मुस्लिम लीग की स्थापना हमने क्या देखी 1906 में हो गई थी, लेकिन और किस लिए हुई थी कि भाई मुस्लिम हितों की बात रखेंगे अंग्रेज़ों के सामने। लेकिन अंग्रेज़ जो थे वो कम्युनिकेट करने के लिए ही तैयार नहीं होते थे, उन्हें कोई बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो इसके लिए क्या किया, उन्होंने अपना विलय कर लिया किस में, कांग्रेस में। कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, एटलीस्ट कांग्रेस की बात सुनी तो जाती थी, तो इसके थ्रू कांग्रेस मुस्लिम लीग की बात भी ब्रिटिश के सामने रखी जाती थी। तो दोनों का जो मकसद था वो सॉल्व हो रहा था, इसीलिए विलय हो गए। इसी को कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। इसी वर्ष बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल चलाया। देखिए आजकल तो बहुत सारी सोशल साइट्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, अपनी बात आप कुछ ही मिनटों में सब जगह पहुंचा सकते हैं। उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम क्या होता था कि भाई अपनी बात पहुंचाने के लिए अब घर घर तो जाएंगे नहीं, देखिए ना भारत बहुत बड़ा है, कहाँ तक पहुंचाएंगे इस तरह से। तो उन्होंने न्यूज़पेपर का सहारा लिया। तिलक ने 2 अखबार चलाए, मराठा और केसरी। इसमें उनका साथ किसने दिया, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट एक बहुत बड़ी लेखिका थी, उन्होंने भी अपने 2 अखबार चलाए, कॉमन और न्यू इंडिया। ठीक है। फिर 17 में चंपा आई, से मेरा मतलब था चंपारण अभ्यारण्य, ये गांधी जी का पहला मूवमेंट था इंडिया में। फिर 18 में मिले से मतलब था मिल मजदूर आंदोलन, यानी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब यहाँ क्या हुआ, अहमदाबाद में एक मिल थी, वहाँ के मजदूरों को सैलरी नहीं दी जा रही थी, तो इसके लिए वहाँ पे एक मूवमेंट चलाया गया। गांधी जी ने इसमें उनका साथ दिया और इसमें पहली बार भूख हड़ताल का सहारा लिया था गांधी जी ने। खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। फिर 1919 में मैंने बोला खलीफा से मिलने बाग गए। खलीफा से मिलने यानी खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोनों इसी में हुए। अब पहले खिलाफत आंदोलन को समझते हैं क्या हुआ। अब देखिए यहाँ तो अंग्रेज़ी सरकार थी ही, लेकिन उस टाइम तुर्की में भी इन्हीं लोगों की सरकार थी, आधी दुनिया पर राज किया है इन लोगों ने, ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ पर भी ये लोग क्या कर रहे थे भाई, वहाँ पे मुस्लिम्स में बहुत एकता थी, वो लोग खलीफा की बात सुनते थे, मतलब उनका जो लीडर होता था उसे खलीफा कहा जाता था, खलीफा का पद हुआ करता था। तो अब जो इनका मार्गदर्शन करते थे वो खलीफा थे। अब जब इन्होंने देखा कि भैया इनकी तो एकता बढ़ रही है, इनके लिए मुश्किल खड़ी हो रही थी, तो इन्होंने खलीफा का पद समाप्त करने की ही घोषणा कर दी। अब न रहेगा खलीफा, न करेगा वो मार्गदर्शन, न होगी अंग्रेज़ों को मुश्किल। तो इसके लिए वहाँ पे विरोध होने लगा, वहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जैसे जैसे बात फैली, हर जगह के मुसलमान इकट्ठे होकर उनका विरोध करने लगे। भारत में भी इसी संबंध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया और यहाँ ये शुरू किया था अली ब्रदर्स ने। ठीक है, अली ब्रदर्स ने, याद रखिएगा। तो इसमें इनका साथ दिया गांधी जी ने। और इसी साल जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड वही है, अंधाधुंध गोलियां चला दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में और बहुत सारे लोग मारे गए थे, लोगों में आक्रोश भर गया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस बात से जलियांवाला बाग बहुत बड़ी घटना थी, सभी बहुत दुखी थे, गुस्से में थे। तो गांधी जी ने घोषणा कर दी कि वो अब से असहयोग आंदोलन चलाएंगे। असहयोग आंदोलन मतलब कि इसमें सबसे पहले तो क्या किया, उन्होंने घोषणा की कि भैया देखो अब से हम तुम्हारा सहयोग करने ही नहीं वाले हैं, तुम्हारे जो भी तुम अपना रूल लेके आओगे हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे और खुद से हम तुमसे बात करेंगे भी नहीं। ठीक है, और यहाँ पे गांधी जी ने दुखी होकर केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ये वही नाइटहुड की उपाधि है जो दिल्ली दरबार में उन्हें मिली थी। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर 1922 में आनन फानन में अचानक से खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। धीरे धीरे इसीलिए खिलाफत आंदोलन भी ठंडा पड़ता चला गया और उसी साल चोरा चोरी की घटना हुई। अब चोरा चोरी की घटना क्या थी, देखिए 1920 में
1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, लोग दुखी थे। अब ऐसे ही कुछ लोग मतलब इंडियंस एक जगह खड़े थे ग्रुप बनाकर, वहाँ से 2 ब्रिटिश जो उनके ऑफिसर्स थे वो गुजरे, उन्होंने बिना कोई चेतावनी दिए गोलियां चला दी। लोग पहले से दुखी थे जलियांवाला बाग के लिए, तो भैया उन्होंने सोचा अब इन्हें घेर लेते हैं। हालांकि उसमें किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन एक इंसान को गोली लग गई थी। तो अब लोगों ने उन 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को घेर लिया, लेकिन वो लोग भाग गए और पास में ही जो उनका स्टेशन था, पुलिस स्टेशन, उसमें अंदर चले गए, दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन लोगों ने क्या किया, चारों तरफ से स्टेशन को घेर लिया और आग लगा दी। इसमें जितने भी अंदर उनके पुलिस ऑफिसर्स थे वो सब जिंदा चल गए थे। अब इस बात से दुखी हुए गांधी जी क्यों दुखी हुए? क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ थे। उन्होंने पहले ही बोला हुआ था कि भैया देखो, असहयोग आंदोलन आज़ादी तक का चलेगा, लेकिन तब तक चलाऊंगा मैं इसे जब तक कि इसमें हिंसा नहीं होती। अब हिंसा हो गई, गांधी जी दुखी हो गए, उन्होंने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। इसी के बाद बहुत सारे बड़े लीडर्स गांधी जी को मनाने भी आए, लेकिन वो अपने कथन के पक्के थे, वो नहीं माने। इसके बाद बहुत सारे बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो टाइम था जब लगभग सभी बड़े नेताओं को जेल हो गई, गांधी जी को भी जेल हो गई थी। वो अलग बात है कि कुछ टाइम बाद उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी जो आवाज़ आ रही है आप उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए। फिर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी का गठन हुआ ही इसलिए था क्योंकि स्वराज पार्टी का गठन इसीलिए किया गया क्योंकि सारे बड़े नेता तो जेल में थे। अब कोई तो चाहिए ना बाहर जो आज़ादी के लिए मूवमेंट चला सके। तो ये बीड़ा उठाया 2 युवाओं ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। वो आगे आए और उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। इसमें कुछ अन्य लीडर्स भी थे, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देख रहे हैं ना कितने स्ट्रॉन्ग नेता इस पार्टी में थे। खैर 1924 में गांधी दास पैक्ट हुआ, यानी स्वराज पार्टी और कांग्रेस का विलय हुआ। ठीक है। फिर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल ने किया और काकोरी कांड के लिए किया। ठीक है। काकोरी कांड मतलब ट्रेन को लूटना। अब देखिए फंडिंग चाहिए, कहाँ से लेंगे? तो ये प्लान बनाया गया कि इन्हीं को लूटते हैं, ये हमारे देश को लूट रहे हैं, हम इन्हीं को लूट के इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो काकोरी कांड के लिए बनाया गया। अब ये सारा प्लान जो सेट किया था वो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, संचालन भी वही कर रहे थे। ठीक है। तो इसलिए अब अगर पूछे संस्थापक कौन थे तो बोलना राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। अब इसको याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे आराम से याद रख सकते हैं। मैंने याद रखा था चौबे जी का हरा कान बिस्मिल्लाह। चौबे जी का हरा कान बिस्मिल्लाह। चौबे जी यानी 24, हरा यानी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बिस्मिल्लाह यानी राम प्रसाद बिस्मिल। कान यानी कानपुर में हुआ था, याद रह जाएगा। अच्छा, इसमें कितने रुपए लूटे गए थे? फिर 1925 में काकोरी कांड हुआ, 8,000 रुपये लूटे गए थे उस टाइम के। ठीक है। अब इसका सन याद रखने के लिए अचानक से आ जाए काकोरी कांड तो शुरू से आखिर तक का हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने एकदम एग्जैक्ट ट्रिक लिखी है कि काके माथा पच्ची ना कर, काके माथा पच्ची ना कर, काके से काकोरी, माथा 25 से 25 याद रह जाएगा। ठीक है। अब 1928 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? देखिए ये 7 मेंबर्स का ग्रुप था और इनका मानना था कि भारत के लोग तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख नहीं सकते, तो लिखेंगे भी हम ही। मतलब भारत रूल से तो चलेंगे, लेकिन रूल भी कौन बनाएगा? यही लोग बनाएंगे। तो इस मकसद से 7 लोग आ रहे थे। अब इसमें एक भी, मतलब देखिए ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं और हमारा एक भी मेंबर नहीं था उसमें, सभी अंग्रेज़ थे। इसी बात को लेकर विरोध हुआ। लाला लाजपत राय ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। और देखिए ये जो साइमन कमीशन आया वो लाहौर स्टेशन पर आया। लाहौर जेल के सामने लाहौर स्टेशन है, वहाँ पर ये आया और वहीं पर लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे। तो वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ, उनके सर पर लाठी लगी। एक लाठी नहीं लगी थी और ये कोई ऐसे नहीं था कि बस लग गई, जानबूझ के कई सारी लाठियाँ मारी गई, बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी।
अब लाला लाजपत राय बहुत इम्पॉर्टेंट फेस थे इंडियन लोगों के लिए, उनके आदर्श की तरह थे। इसका दुख हर युवा को ऐसे पहुंचा था जैसे बहुत ही बड़ा धक्का लगा था सबको। ख़ास तौर से देखिए, एक भगत सिंह है ना, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। भगत सिंह तो अपने मतलब बचपन से ही उन्हें ही देखकर बड़े हुए थे, वही उनके लिए आदर्श के रूप से थे। मतलब उनके अंदर जो देशभक्ति थी वो इन्हीं से प्रभावित होकर उनके अंदर आई थी। तो अब सभी में गुस्सा था, अब इसका बदला लेना था। अब आज़ाद तो चैन से बैठने वालों में से नहीं थे, तो इसकी स्थापना की गई इसी मकसद के लिए कि वही लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसे मैंने शॉर्ट में लिखा है हसरा, HSRA, हसरा। संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद। स्थान था फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में, और इसका उद्देश्य था लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना। जो चंद्रशेखर आज़ाद से भगत सिंह मिले थे वो इसी उसमें मिले थे, ठीक है। तो इसे मैंने ट्रिक से याद रखना हो अगर तो कैसे करेंगे, दिल्ली के कोर्ट से आज़ाद होकर हंस रहा है, यानी कोई है जो दिल्ली के कोर्ट से आज़ाद होकर भी हंस रहा है। दिल्ली यानी दिल्ली में हुआ, कोर्ट यानी कोटला, आज़ाद यानी चंद्रशेखर आज़ाद, हंस रहा यानी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है भाई, समझ आ गया यहाँ तक। अब इससे आगे देखते हैं। 28 तक हम लोग आ चुके हैं, अब 30 में आ जाते हैं। 1930 में एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ गांधी जी द्वारा। दांडी यात्रा साबरमती से दांडी तक चलाई गई थी, 24 दिन तक चली थी। आप लोग जानते ही हैं, ये नमक का कानून तोड़ा था उन्होंने वहाँ पर मेड़ बनाकर खुद से नमक बनाया था, ठीक है। इसमें हज़ारों लोग उनके साथ थे। फिर 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसका गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया था। इसमें किसने अटेंड किया था, ये अम्बेडकर ने और जिन्ना ने, ठीक है। नेक्स्ट ईयर दूसरा हुआ, इसको कांग्रेस ने अटेंड किया था। उस टाइम कांग्रेस का जो फेस थे वो महात्मा गांधी थे। सरोजनी नायडू ने भी इसे अटेंड किया था और जिन्ना ने भी अटेंड किया था। अम्बेडकर तो कर ही रहे हैं अटेंड, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो सेकंड सम्मेलन हुआ इसमें अम्बेडकर ने एक मांग कर दी कि भैया अब से देखो दलितों के लिए अलग से इलेक्शन होंगे, क्योंकि उस टाइम पे ये बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दलितों पर वाकई में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे। तो उनके हितों के लिए अम्बेडकर खड़े हुए थे, उन्होंने इस तरह की मांग कर दी थी। खैर, अगला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो उसके अगले साल यानी 1932 में हुआ। इसका भी कांग्रेस ने बायकॉट किया। सिर्फ अम्बेडकर ने इसमें भाग लिया था। कांग्रेस में गांधी जी ने इसका बायकॉट किया ही इसलिए था क्योंकि अम्बेडकर ने इस तरह की मांग कर दी थी। उन्होंने कहा था अम्बेडकर लोगों को बांटो मत, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग था। खैर, तो अगर कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन थे जिन्होंने तीनों सम्मेलन अटेंड किए थे, तो वो थे अम्बेडकर जी, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर इसी के बाद से ब्रिटिश दलितों के लिए अलग से इलेक्शन कराते हैं। सो दलित अपना नेता अम्बेडकर को चुन लेते हैं। जिन्ना भी मुस्लिमों के लिए अलग से इलेक्शनों की मांग करते हैं, इसलिए मुस्लिमों ने भी अपना नेता किसे चुन लेते हैं, जिन्ना को चुन लेते हैं। ये वही मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान वाले, ठीक है। फिर 1932 में पूना पैक्ट हुआ। इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद थे। इसके लिए ट्रिक है, राजेंद्र प्रसाद को माल का चूना लगा दिया, फिर भी 32 ही निकाल रहा है। राजेंद्र प्रसाद, माल से मदन मोहन मालवीय, चूना से पूना याद आ जाएगा, और 32 से 1932। इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस और BR अम्बेडकर का पैक्ट हुआ था, समझौता हो गया था, दोनों मिल गए थे फिर से। और ये पूना की जेल के बाहर हुआ था, इसलिए इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। अब ब्रिटिश पूरी तरह से उसमें लग गए थे, वो लोग कमज़ोर पड़ने लगे थे। उन्होंने पूरी आर्मी और सब कुछ अपना उसी में लगा दिया था। तो अब ब्रिटिश कमज़ोर पड़ने लगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा गांधी जी से कि बापू यही सही मौका है, अब हम लोग इनके खिलाफ स्टैंड ले लेते हैं कि ये लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, हमारे लिए आसान होगा। लेकिन गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग था। वो कहते थे कि नहीं सुभाष, इस टाइम जब दुश्मन कमज़ोर हो उस टाइम उस पर वार नहीं करते, थोड़ा स्थिति बेहतर हो जाने दो फिर बात करेंगे। इस बात से सुभाष चंद्र बोस नाराज़ हो गए थे और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी जिसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है भाई। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये वही दौर है जो
द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन ने कहा कि ऐसा कीजिए कि आप लोग अपनी सेना, अपने लोग हमारी सहायता के लिए लगा दीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में, उसके बाद हम भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन वही बात हो गई कि अगर आप हमारा साथ दो तो उसके बाद हम ये कर देंगे, बाद का किसे पता है। तो वही देखो, इसके लिए गांधी जी ने भी इनका बॉयकॉट कर दिया और इससे क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी ये तो बाद की बात है, बाद में तो कौन जाने क्या हो। और क्रिप्स मिशन के जो हेड थे वो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। अब मैंने इसे कैसे याद रखा, बालिश यानी हाथ को बोलते हैं ना बालिश, इसमें चिप्स है इसलिए बालिश छोड़ो। इसका मतलब क्या है वो हम अभी समझते हैं। बालिश चिप्स, चिप्स से क्रिप्स याद आएगा, बालिश से 42 याद आएगा। 1942 क्रिप्स मिशन, ठीक है। 1942 में मैंने बोला ना बालिश छोड़ो, तो 42 में ही भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी ने शुरू किया था। और गांधी जी ने मुंबई में ये चलाया भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, ठीक है। अब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी 1942 में ही हुई। इसके संस्थापक पूछे तो रास बिहारी बोस थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक अपने सुभाष चंद्र जी थे। पहले कमांडर मोहन सिंह थे। कई जगह गलत दिया हुआ है, मोहन सिंह दिया हुआ है, लेकिन मोहन सिंह नहीं है इसका आंसर। रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस जी हैं, वो पहले कमांडर थे, ठीक है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिडेंस शुरू किया। ये दुनिया की पहली ऐसी फौज थी जिसमें महिलाओं को जगह दी गई, ठीक है। फिर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, और ये इसीलिए आए थे कि ये बता सकें कि भैया अब हम भारत को आज़ाद करने वाले हैं, और वही सब जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करने के लिए आए थे वो लोग। अब कैबिनेट, नेट मतलब छन्नी होता है, छन्नी से 46 कनेक्ट हो रहा है ना, रिलेट हो रहा है ना, तो कैबिनेट से 46 याद आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें 3 जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे उनके नाम देख लेते हैं। सर लॉरेंस पथिक, सर तो खैर मेरा नहीं मन करता इन्हें बोलने का, लेकिन सर लॉरेंस पथिक जिसके हेड थे, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, 3 थे। क्रिप्स ये वही है क्रिप्स मिशन वाला, ठीक है, ये आए। और फिर 2 जून 1947 में माउंटबेटन ने ये डिक्लेयर किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी जाएगी, और भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक को हिंदुस्तान और दूसरा जो नया राष्ट्र बना उसे आज हम पाकिस्तान के रूप में जानते हैं। तो इसी तरह हमें आज़ादी मिल गई। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कभी कभी पूछ लेता है कि जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने की मांग सबसे पहले कब रखी थी, तो ये था 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940। जहाँ तक मैंने कोशिश की है कि सभी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, फिर भी अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए हों तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और कोशिश करूँगी कि उन्हें आने वाली वीडियोज़ में कवर कर दूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या ऐसा कुछ नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो देखिए, कुछ नहीं पढ़ने से बेहतर है कुछ पढ़ लिया जाए। और इसमें मैंने कोशिश की, इतना तो आप लोगों को हो जाएगा कि पूरा ओवरऑल आपको आइडिया हो जाएगा कि किसके बाद क्या हुआ था, डेट्स याद हो जाएंगी, और संस्थापक वगैरह याद हो जाएंगे, स्थान याद हो जाएंगे, फैक्ट्स जो थे मतलब वो सब याद हो जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको किसी भी अन्य टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो चाहिए, ट्रिक वीडियो चाहिए या कुछ भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए जल्द से जल्द उसकी वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।